गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए आपको मैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से परिचय कराता हूं। इससे पहले हमने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित 2 वीडियो अपलोड कर दिया है, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। वहां से आप भाग 1 से देखें, क्योंकि शुरू से देखेंगे तभी आपको पूर्णतः समझ में आएगी। यहाँ वहाँ से स्किप करके देखिएगा, पूरा समझ में नहीं आएगा। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्जाम में छूट जाएंगे। तो आइए हम लोग जानते हैं भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को। इससे पहले आपको जो है हमने कांग्रेस की स्थापना शुरू किया था, जिसमें खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत, उसके बाद में जो है गांधी जी का आगमन दक्षिण अफ्रीका से, ये सारे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थे वो सारे हमने भाग 1 और भाग 2 में डाल दिए हैं। आज हम भाग 3 शुरू करने जा रहे हैं। तो भाग 3 की शुरुआत हमने इससे पहले भाग 2 में तीनों गोलमेज सम्मेलन के विषय में पढ़ाए थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ, कब हुआ, उस समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे, भारत से कौन वहाँ उसमें भाग लेने गए थे, क्यों असफल हुआ, 1930, 31, 32 से जो गोलमेज सम्मेलन हुआ था, गांधी रिविन समझौता, ये सारे हमने पार्ट 2 में पढ़ा चुके हैं। अब पार्ट 3 में हम लोग वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पर छोड़े थे हम गोलमेज सम्मेलन से। तो इसलिए हम एक पॉइंट गोलमेज सम्मेलन से ही ले लिए हैं, ताकि आपको वो समझ में आए, लय बने। तो गोलमेज सम्मेलन आपको पता ही है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन जो है कुछ न कुछ कारणों से असफल रहा, पूर्ण निर्णय नहीं ले पाया गया। तो जब दूसरा गोलमेज सम्मेलन हो रहा था तो वह असफल हो गया। तो गांधी जी कहें कि भाई जब असफल हो रहा है तो हम अपना एक अलग आंदोलन फिर शुरू करेंगे, जो आंदोलन उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन, शायद आपको सविनय अवज्ञा आंदोलन याद होगा कि जो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था नमक सत्याग्रह से। नमक सत्याग्रह कब हुआ था आपको याद होगा कि 6 अप्रैल 1930 को जो है नमक सत्याग्रह हुआ था, और नमक सत्याग्रह से ही शुरू हुआ है हमारा सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन को रोकने के लिए अंग्रेज़ों के साथ जो मीटिंग हुआ, जो गोलमेज सम्मेलन हुआ, वह सफल होने के बाद गांधी जी ने फिर से अपना जो है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को शुरू कर दिए। कब? तो याद रखिएगा 3 जनवरी 1932 को, 3 जनवरी 1932 को पुनः सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू किया गया था। और शुरू जो है कि प्रथम बार कब किया गया था तो 6 अप्रैल 1930 को, और अंतिम बार उसको वापस ले लिया गया 7 अप्रैल 1934 को। गांधी जी सविनय अवज्ञा आंदोलन को पूर्णतः रोक दिए। सविनय अवज्ञा आंदोलन में पठान सत्याग्रहियों पर गढ़वाल राइफल ने गोली चलाने से इनकार कर दिया। एक क्वेश्चन से आएगा जरूर एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चल रहा था उस समय कौन से सेना का टुकड़ी जो है गोली चलाने से सत्याग्रहियों पर मना कर दिया, इनकार कर दिया। तो उसका नाम है गढ़वाल राइफल्स, गढ़वाल राइफल्स। ये डेट एकदम आपको सभी विद्यार्थियों के मुंह पर याद होना चाहिए कि सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को फांसी कब दिया गया था? 23 मार्च 1931। 23 मार्च 1931 हमारे देश के 3 वीर सपूतों को फांसी दे दिया गया था। सुखदेव और भगत सिंह और राजगुरु, यह 3 व्यक्ति का। इसमें आपको एग्जाम में कई टाइप से क्वेश्चन पूछता है। एक तो सीधे पूछेगा कि भगत सिंह को फांसी कब दिया गया, तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931, 23 मार्च 1931। इसके बाद आपको कि पूछेगा कि निम्नलिखित में किसे भगत सिंह के साथ फांसी नहीं दिया गया था। तो ये 3 व्यक्ति हमारे हैं, भगत सिंह रहेंगे, सुखदेव होंगे और राजगुरु होंगे। एक और कोई पर्सन का नाम जो है कि आपको दे देगा, उसको ध्यान रखिएगा कि दूसरा पर्सन कौन है, उसको ध्यान में रख करके आप टिक कर लीजिएगा। उसके बाद हमारा है अखिल भारतीय किसान सभा। एक किसानों के लिए एक सभा बनाया गया, जिसके संस्थापक थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक किसानों के हित के लिए सभा बनाई, जिसका नाम है अखिल भारतीय किसान सभा। इसका प्रथम बैठक कब हुआ था? 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम बैठक हुआ। उस समय उसके अध्यक्ष जो है कि स्वामी सहजानंद थे, और इसके महासचिव NG रंगा थे।
एनजी रंगा। याद रखिए कि अखिल भारतीय किसान सभा के संस्थापक कौन है? स्वामी सहजानंद सरस्वती। और इसका प्रथम बैठक कहाँ हुआ था? तो प्रथम बैठक आपका लखनऊ में हुआ। कब? 11 अप्रैल 1936 को। इसके बाद सुभाष चंद्र बोस जी को थोड़ा जान लीजिए। हमारे एक बड़े लीडर में से, बड़े सिपाही में से एक हमारे सुभाष चंद्र बोस जी हैं। तो सुभाष चंद्र बोस जो हैं उन्होंने कांग्रेस के अंदर ही एक अपना पार्टी बनाया था, एक गुट बनाया था जिसका नाम था फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक। तो इससे संबंधित क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो सुभाष चंद्र बोस ने किया था। और कब किया था? 1 मई 1939 को। 1 मई 1939 को फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किया गया सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। और एक सेना भी बनाया गया था उनके लिए। उन्होंने एक सेना बनाई थी, एक समूह बनाया सैनिकों का, उसका नाम था फ्री इंडियन लीजन। फ्री इंडियन लीजन नाम से उन्होंने एक सेना की टुकड़ी बनाई थी। इसके बाद गांधी जी एक बार और व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किए थे, समूह को नहीं, अपने से द्वारा। तो इसमें भी बाद में कई व्यक्ति शामिल हुए व्यक्तिगत सत्याग्रह में। वो व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक से सत्याग्रह है चंपारण सत्याग्रह है, एक दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह हुआ था, और एक और सत्याग्रह, 3 सत्याग्रह हो गया। एक सत्याग्रह हमारा हो गया व्यक्तिगत सत्याग्रह, एक दक्षिण अफ्रीका सत्याग्रह, एक चंपारण सत्याग्रह 1917, और एक और व्यक्तिगत सत्याग्रह। तो इसमें भी 17 है, लेकिन 17 अक्टूबर 1940 है। ध्यान रखना है कि व्यक्तिगत सत्याग्रह गांधी जी कब स्टार्ट किए थे? तो 17 अक्टूबर 1940 को। और चंपारण सत्याग्रह जो हुआ था वो आपका 1917 में हुआ था। इसके बाद में हमारा जो है, आप जानिए कि मोहम्मद अली जिन्ना ने 24 अक्टूबर 1940 को मुस्लिम लीग तो आपको पता ही होगा, अंग्रेजों ने विभाजन की नीति अपनाया था। तो पहले कांग्रेस की स्थापना हुआ, और कांग्रेस के बाद देखिए एकता जब सही देश में बनने लगा, तो एकता को तोड़ने के लिए मुसलमानों के लिए एक अलग, उनके हित के लिए एक अलग संस्था की स्थापना किया गया जिसका नाम है मुस्लिम लीग। इसका स्थापना 30 दिसंबर 1906 30 दिसंबर 1906 को किया गया था। बांग्लादेश के ढाका शहर है, वहीं पर किया गया था। याद रखिएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना आपको जो है कि 1906 में हुआ था, और कांग्रेस की स्थापना के विषय में हम पार्ट 1 में डाल दिए हुए हैं, वहां से देख लीजिएगा। तो मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में हुआ था। कब? 30 दिसंबर 1906 को। ध्यान रखिए, उस अधिवेशन में ही पाकिस्तान का मांग किया गया था। मोहम्मद अली जिन्ना, ये क्वेश्चंस बार बार एग्जाम में आते रहते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, कांग्रेस की स्थापना कब हुआ। तो मुस्लिम लीग की स्थापना 30 जनवरी 1906 को हुआ था। और उसका जो लाहौर अधिवेशन हुआ, लाहौर अधिवेशन में मुस्लिम लीग के जो प्रमुख नेता थे, जिसके उस समय इस अधिवेशन के अध्यक्ष भी वही थे, मोहम्मद अली जिन्ना ने अपने लिए एक मुसलमानों के हित के लिए एक अलग राष्ट्र की मांग किया था जिसका नाम रखा गया पाकिस्तान। तो क्वेश्चन यहाँ पर आएंगे कि पाकिस्तान का मांग मुस्लिम लीग ने किस अधिवेशन में रखा? तो किस अधिवेशन में रखा? लाहौर अधिवेशन में रखा था। किस तारीख को? 24 मार्च 1940 को। यह मुस्लिम लीग की स्थापना का डेट है 30 दिसंबर 1906। एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि गोलमेज सम्मेलन आपको याद है 1930, 31 और 32। उसी के बीच में आपको गांधी जी के इरविन समझौता भी हुआ, पार्ट 2 में आपका दिया गया है। और उसके बाद में पुनः सत्याग्रह शुरू किया गया था 30 जनवरी 1932 को। इसके बाद में आपको ध्यान रखना है कि आपको ये तीनों व्यक्ति जो हमारे हैं, सुखदेव, भगत सिंह एवं राजगुरु, इसमें सबसे प्रमुख, ऐसे तो प्रमुख सभी थे, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रमुख नेता थे हमारे भगत सिंह थे। और भगत सिंह का जन्म जो है, याद रखिएगा, 28 सितंबर 1907 28 सितंबर 1907 को हमारे भगत सिंह का जन्म हुआ था। और उसके बाद इनको फांसी हुआ था कब? 23 मार्च 1931 को।
उसके बाद में हमको इसमें ध्यान रखना है पॉइंट कि सुभाष चंद्र बोस ने कब स्थापना किया फॉरवर्ड ब्लॉक को, तो 1 मई 1939 को, और इनका एक अपना सेना था जिसका नाम था फ्री इंडियन लीग। उसके बाद में हमको याद रखना है व्यक्तिगत सत्याग्रह 17 अक्टूबर 1940, और मोहम्मद अली जिन्ना जो है, मोहम्मद अली जिन्ना को भी ध्यान में रखिएगा। इनका जन्म जो है मोहम्मद अली जिन्ना का 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को हुआ था। 25 दिसंबर 1876 ईस्वी को मोहम्मद अली जिन्ना का जन्म हुआ था, और इन्होंने पाकिस्तान के लिए काफ़ी लड़ाई किया। पाकिस्तान की स्थापना में इनका मुख्य नाम आता है। इन्होंने पाकिस्तान के प्रथम मांग रखा था 24 मार्च 1940 ईस्वी को लाहौर अधिवेशन में। चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में एक आता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो प्रथम बार कांग्रेस ने वर्धा नामक स्थान पर 1942 में अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा था। वर्धा नामक स्थान पर 1942 में कांग्रेस ने भारत छोड़ो का प्रस्ताव रखा। भारत छोड़ो आंदोलन अभी शुरू नहीं हुआ है, सिर्फ प्रस्ताव रखा गया है। तो शुरू कब हुआ आगे जानते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। 9 अगस्त 1942 को इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। करो या मरो का नारा पूछता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया था। चूंकि इन्होंने 3 महत्वपूर्ण आंदोलन किए थे, उसके बाद कई सत्याग्रह किए, कई विद्रोह किए, तो इसलिए यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कि करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने किस आंदोलन में दिया। तो करो या मरो का नारा महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन में दिया था। और 9 अगस्त को ही सुबह में ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। और गांधी जी ही नहीं, गांधी जी के सहयोगी जो भी कांग्रेस में महत्वपूर्ण नेता थे, सबको गिरफ्तार कर लिया गया। तो यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि किस नियम के तहत गांधी जी को गिरफ्तार किया गया। ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को 9 अगस्त 1942 को ही गिरफ्तार कर लिया गया था। गांधी जी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में नजरबंद किया गया। जब भारतीय विद्रोहियों ने, सत्याग्रहियों ने गांधी जी को जेल से छुड़ाने के लिए कई तरह के विद्रोह करने लगे, आंदोलन करने लगे, नारा लगाने लगे, तो उन्हें जो है कि एक अलग जेल से एक अलग जगह पर जो है कि शिफ्ट किया गया। उस जगह का नाम था आगा खां पैलेस। तो इसमें क्वेश्चंस पूछता है ऑब्जेक्टिव्स में कि गांधी जी को किस जगह पर नजरबंद किया गया था। तो आगा खां पैलेस में, और इनके साथ और भी लोग थे जिससे महत्वपूर्ण में आपके आते हैं सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी। बाद में 6 मई 1944 को गांधी जी को जेल से छोड़ दिया गया। मीन्स जेल तो कोई उम्र कैद नहीं ना हुआ कि पूरे उम्र भर रहेंगे, रखा गया था। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति थे, तो इनको विद्रोह हुआ, कई जगह पर विरोध किया गया। उसके बाद जो है कि अंग्रेजों को मजबूरन इन्होंने उनको छोड़ना पड़ा 6 मई 1944 को। तो याद रखना है इसमें कि जब सब्जेक्टिव टाइप का भी क्वेश्चन आए तो इसमें ध्यान रखना है भारत छोड़ो आंदोलन से आप क्या समझते हैं। तो भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत 9 अगस्त 1942 को हुआ। इसी आंदोलन में गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। 9 अगस्त 1942 को ही ऑपरेशन 0 आवर के तहत गांधी जी को और कांग्रेस के सभी अन्य महत्वपूर्ण नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। गांधी जी, सरोजनी नायडू और कस्तूरबा गांधी को आगा खां पैलेस में कहिए कि उन्हें जो है कि नजरबंद किया गया, और 6 मई 1944 को जो है गांधी जी को फिर से छोड़ दिया गया। 6 मई 1944 को 9 अगस्त 1942 को गिरफ्तार किया गया और 6 मई 1944 को छोड़ दिया गया। याद रखिएगा कि भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? 9 अगस्त 1942 को। अब आता है आजाद हिंद फौज। देखिए
आज़ाद हिंद फौज के विषय में बहुत बार बहुत तरह की बातें आती है, क्योंकि इसका स्थापना तो सबसे पहले भारत में हुआ ही नहीं था, विदेश में हुआ, जापान के टोक्यो शहर में हुआ था। तो कई तरह की बातें आती है, 2-3 व्यक्ति के बाद स्थापना हुआ। तो ध्यान रखिए इसमें 2-3 नाम, कि इसमें 3 नाम महत्वपूर्ण है। एक आपका कैप्टन मोहन सिंह, एक रास बिहारी बोस और एक सुभाष चंद्र बोस। तो लोग यही समझते हैं कि आज़ाद हिंद फौज की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने किया था, तो जी नहीं, इस कंफ्यूजन को आप दूर कर लीजिए कि सुभाष चंद्र बोस इसके नायक थे, इसके सेनापति थे, संस्थापक नहीं थे। तो सुभाष आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की प्रथम डिवीज़न का गठन जो है कि 1 सितंबर 1942 को कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा किया गया था, कैप्टन मोहन सिंह के द्वारा। लेकिन यह उतना कारगर नहीं हुआ, तब फिर रास बिहारी बोस के द्वारा जापान के टोक्यो में ही इतने ही में 1942 ईस्वी में ही, आपको उतना ध्यान नहीं रहेगा, ध्यान रखिएगा 1942 सिर्फ 1942 में ही जापान के टोक्यो में जो है कि स्थापना किया गया किसका, आज़ाद हिंद फौज का। तो आज़ाद हिंद फौज के संस्थापक के रूप में रास बिहारी बोस का ही नाम याद रखिएगा। कैप्टन मोहन सिंह का नाम आता है पर यह सफल नहीं हो पाया था, इसलिए सफल संस्थापक की स्थापना इसमें जो है कि रास बिहारी बोस ने किया था। लेकिन प्रथम प्रयास पूछा जाए कि आज़ाद हिंद फौज के प्रथम प्रयास किसने किया था स्थापना का, तो याद रखिएगा कि कैप्टन मोहन सिंह ने रखा था। अब सुभाष चंद्र बोस ने 21 अक्टूबर 1943 को सिंगापुर में स्वतंत्र भारत के अस्थायी सरकार का गठन किया था। इसके 2 देश इनके समर्थन में था उस समय, याद रखिएगा, जापान और जर्मनी। जापान और कौन देश है, जर्मनी। जापान और जर्मनी 2 देश है जो इनके समर्थन में था। और जब आपको पता ही होगा जर्मनी के जो हिटलर थे वह हमारे सुभाष चंद्र बोस के करीबी थे। तो इस तरह से हम हिटलर पर भी एक वीडियो बनाने वाले हैं, उस समय देखिएगा, नेक्स्ट पार्ट में आपको डाला जाएगा। उसमें स्पेशल सुभाष चंद्र बोस और हिटलर वगैरह पर जो भी महत्वपूर्ण हमारे लीडर्स हैं उन पर हम वीडियो बनाएंगे। आप ध्यान से देखिए, समझिए, उसको डेट वाइज याद कीजिए। एक मजदूर काम करने के लिए 6 से 8 घंटा काम करता है 300 से 400 रुपये कमाने के लिए, और आपको सरकारी जॉब करना है, सरकारी नौकरी लेना है, प्रतिष्ठा होगा, आपके पास रुतबा होगा, तो कम से कम आपके लिए भी तो 10-12 घंटा पढ़ने का तो बनता है। 10 से 12 घंटा कम से कम प्रतिदिन घर पर पढ़िए, तभी आपका बेटर रिजल्ट संभव है और आपको सरकारी नौकरी में सिलेक्शन संभव है। तो सुभाष चंद्र बोस ने और यहाँ पर सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार गठन किया था, जिसका नाम अस्थायी सरकार हो गया, और दिन का नाम हो गया आपका 21 अक्टूबर 1943 को। अक्टूबर 1943 को सुभाष चंद्र बोस को आज़ाद हिंद फौज का सेनापति बनाया गया। सेनापति बनाया गया। क्वेश्चन अगर यह आता है कि आज़ाद हिंद फौज के प्रमुख सेनापति कौन थे, तो सुभाष चंद्र बोस थे। इनको कब बनाया गया था, तो अक्टूबर 1943 को, क्योंकि 1942 में तो पार्टी ही क्या कहते हैं, आज़ाद हिंद फौज ही बना था, तो उसके बाद ही होगा, अगले साल ही जो है 1943 में जो है कि इनको बना दिया गया इसका प्रमुख नायक। आज़ाद हिंद फौज के तिरंगा झंडा पर दहाड़ते हुए शेर का चित्र था। अभी जो हमारे यहाँ 24 तिल्ली वाला आपका अशोक चक्र है, तो उसका उस समय ये नहीं था। उस समय जो है कि याद रखिएगा उनके फौज पर किस चीज़ का जो है चित्र था, तो है ना, दहाड़ते हुए सिंह का चित्र था, दहाड़ते हुए सिंह का। देखते हैं हम कि सुभाष चंद्र बोस को देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस ने, आपको पता है कि अस्थायी सरकार की स्थापना कर लिए थे सिंगापुर में। उसके बाद इन्हें 8 नवंबर 1943 को जापान ने 2 क्षेत्र दिया, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह दिया जापान ने सुभाष चंद्र बोस को, और सुभाष चंद्र बोस ने इसका नामकरण चेंज कर दिया। अंडमान का नाम रखा शहीद द्वीप और निकोबार का नाम रखा स्वराज द्वीप। इसके बाद में टोक्यो जाते हुए फार्मोसा द्वीप के बाद अचानक हवाई जहाज में आग लग जाने से सुभाष चंद्र बोस 18 अगस्त 1945 को मारे गए। इसका कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं है। सुभाष चंद्र बोस मारे गए कब, 18 अगस्त 1945 को, ऐसा अनुमान है, न कि प्रमाण है। और इनका जन्म जो है, सुभाष चंद्र बोस का जन्म
23 जनवरी 1897 को हुआ था। 23 जनवरी 1897 को कटक आपको पड़ता है उड़ीसा में, अभी उड़ीसा में पड़ता है। कटक उड़ीसा में हुआ जन्म किनका? सुभाष चंद्र बोस का 23 जनवरी 1897 को। उसके बाद में हम पॉइंट पढ़ते हैं यहाँ पर कि हमारा पॉइंट है ब्रिटेन के प्रधानमंत्री एटली। आपको पता है इससे पहले ब्रिटेन के प्रधानमंत्री चर्चिल थे, और जब चुनाव हुआ लेबर पार्टी और उनमें, तो लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे एटली। एटली पर दबाव था और एटली भी कुछ अच्छे व्यक्ति थे। उन्होंने विश्व शांति के लिए भारत को आज़ाद करने का निर्णय लिया। भारत को आज़ाद करने के लिए से पहले भारत को चलाने के लिए एक संविधान की आवश्यकता थी, तो एक संविधान बन जाए इसके लिए उन्होंने यहाँ पर भेजा था कैबिनेट मिशन। तो कैबिनेट मिशन इन्होंने बनाया 15 फरवरी 1946 को। 3 व्यक्तियों का यह मिशन था। 15 फरवरी 1946 को बनाया संविधान कैबिनेट मिशन संविधान सभा के निर्माण के लिए। तो संविधान और भारत की समस्याओं पर विचार करने के लिए। भारत की समस्या क्या थी? तो भारत में बहुत सारे समस्या थी, अल्पसंख्यक बहुसंख्यक की समस्या, और सबसे बड़ी समस्या थी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की समस्या। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच पट ही नहीं रहा था, अर्थात कहिए कि दोनों के बीच कोई तालमेल नहीं था। दोनों अलग अलग प्रांतों के लिए उतारू थे, तो दोनों में तालमेल स्थापित करने के लिए भी यह बनाया गया था आपको कैबिनेट मिशन। और कैबिनेट मिशन भारत का पहुंचा था तो 24 मार्च 1946। 15 फरवरी 1946 को बना था कैबिनेट मिशन और 24 मार्च 1946 को यह दिल्ली पहुंचा था। स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस एवं एबी अलेक्जेंडर इसके 3 सदस्य थे। 3 सदस्य सचिव थे ये आपके स्टैफोर्ड क्रिप्स, और इसके अध्यक्ष थे आपको पैथिक लॉरेंस, और एक और सदस्य थे अलेक्जेंडर। 3 सदस्य थे। इसके बाद में कैबिनेट मिशन तो आ गया। कैबिनेट मिशन के अनुसार भारत में शुरू हुआ चुनाव और 389 सीट बनाए गए। 389 में 292 जो है कि प्रांतों के लिए बनाए गए, 4 कमिश्नरियों के लिए बनाए गए, और बाकी 93 जो है कि देसी रियासतों के लिए बनाए गए। याद रखिएगा, ये जो बनाए गए थे 389 को 3 भाग में बांटा गया था। एक 292 आपका हो गया प्रांत के लिए, उसके बाद में 4 हो गया कमिश्नरी के लिए, और जो है कि बकिए 93 हो गया देसी रियासतों के लिए। रियासत बोले तो वही राजे महाराजे का क्षेत्र थे, जो अमीर थे उनके लिए। आगे हमारा है कि ब्रिटेन, यहाँ पर देखेंगे पैथिक लॉरेंस, याद रखिएगा इसके अध्यक्ष। कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार जुलाई 1946 में संविधान सभा के कुल 389 सदस्य में प्रांतों के लिए निर्धारित 292 सहित 4 को जो कमिश्नरी के लिए था 296 को पर चुनाव हुआ। पूरे 389 पर नहीं हुआ था, 93 को सीट रिजर्व रह गया था रियासतों के लिए। 296 सीट पर ही चुनाव हुआ था, जिसमें से 208 कांग्रेस को मिला और 73 मुस्लिम लीग को मिला। इसके बाद में जो है कि 15 अन्य दलों को प्राप्त हुआ। चूंकि 73 सीट ही मुस्लिम लीग को प्राप्त हुई, इससे मुस्लिम लीग नाराज हो गया और उन्होंने जो है कि संविधान सभा का बहिष्कार कर दिया। संविधान सभा का बहिष्कार करते हुए उन्होंने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कहिए या सीधी कार्रवाई दिवस कहिए, 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने मनाया प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, और इसकी शुरुआत जो है कि कहां से किया था? कोलकाता से किया था। कोलकाता, यहां से क्वेश्चन बनता है कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब मनाया गया? तो यहां रखिएगा 16 अगस्त 1946 को। 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस या प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया गया। प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस का मतलब था, है ना, हिंदू मुस्लिम हिंसा भड़काना। तो इस तरह से हम आपको भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से परिचय करा रहे हैं, और आपको एग्जाम में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछता है वो सारे बता रहे हैं। इसके लिए आगे के पार्ट 4 जानने के लिए आप जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें और अपने मित्रों सहपाठियों में शेयर करें, ताकि वो भी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से पूर्णतः परिचित हो सके और एग्जाम में जो भी क्वेश्चन उनके आए उनको वो अटेम्प्ट कर सके। देखते रहिए और पढ़ते रहिए, और भी बुक पढ़िए। समय दीजिए पढ़ाई पर। गुड बाय।